हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म क्लासमेट गुरु पे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग जो है कर रहे हैं साइंस की एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी का मुख्यतः 3 पार्ट है। जैसे एनसीईआरटी साइंस की अगर बात किया तो जो दिया हुआ है साइंस में, वो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो एक ही में दिया हुआ है। तो हम लोग एक सुविधाजनक, ताकि एक फ्लो ना टूटे, उसके लिए हम लोगों ने एक बनाया है शेड्यूल कि पहले हम लोग जो साइंस का बायोलॉजी वाला पार्ट है उसको कवर कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9 तक की जो बायोलॉजी है एनसीईआरटी की, वो हमने कवर किया है। क्लास 10th का हम लोग कवर कर रहे हैं। और इसी दिशा में जैसे ही क्लास 10th की एनसीईआरटी कवर हो जाती है, हम लोग क्लास 6 से 10 तक पूरा फिर से फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान को भी कवर करेंगे। इस तरह से होगा क्या कि चूंकि साइंस तो दिया रहता है एनसीईआरटी में, पूरा जो साइंस आप देखेंगे तो सब चीज़ उसमें इंक्लूडेड है। लेकिन इस तरह से अगर छांट के, मतलब एक सब्जेक्ट वाइज अगर पढ़ेंगे, तो उसके जो शाखा हैं, उसके जो भाग हैं विज्ञान के, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की मैं बात कर रहा था, तो बायो को एक साथ अगर हम लोगों ने पढ़ा तो एक फ्लो के रूप में रहा। केमिस्ट्री को एक साथ में हम लोगों ने पढ़ा तो एक फ्लो में रहा। फिर वैसे ही अगर हम लोग फिजिक्स को पढ़ेंगे हम लोग तो एक फ्लो में रहेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने ऐसा किया है कि पहले हम लोग क्या कर लेंगे कि बायो को कवर कर लेंगे, जैसे ही कवर हो जा रहा है वैसे हम लोग फिजिक्स भी कवर कर लेंगे। और मेजर जो क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, या आपका बेसिक जो बनेगा वो इसी तरह से बनेगा भी। तो और मेजर क्वेश्चंस जो आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यही से आते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने क्लास पे। जो हम लोगों ने पिछले क्लास में छोड़ा था जहाँ तक, वहाँ से आगे हम लोग वहाँ में छोड़े थे तंत्रिका ऊतक के बारे में। तंत्रिका ऊतक में भी हम लोग देखे थे कि पूरे शरीर से समन्वय को जो है वो ग्राही के रूप में सूचनाओं को एकत्र करता है, पहुंचता है सूचनाएं, वहां पे पहुंचती है सूचनाएं, और फिर वो उससे वो जो है एक्शन लेता है। उसमें हम लोग को देखे थे जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, वह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्या कहा जाता है, तो नर्वस कहा जाता है मुख्य रूप से। न्यूरॉन जो है वो मूल इकाई उसकी होती है, ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है। और एक चीज़ और हम लोग देखे थे नेफ्रॉन के बारे में। तो न्यूरॉन और नेफ्रॉन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नेफ्रॉन कहाँ पे होता है? किडनी में, ब्रिक में, जहाँ उत्सर्जन होता है, यानी जो मनुष्य का उत्सर्जन अंग है उस वो वाला चीज़। और जो आपका न्यूरॉन है वो कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले मस्तिष्क के बारे में। तो मानव मस्तिष्क देखा जाए तो मानव मस्तिष्क एक कंकाल, एक खोपड़ी जो है, जिसको खोपड़ी कहा जाता है, उसमें बंद होता है। और मुख्य रूप से जो यह मानव मस्तिष्क है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है। यानी देखेंगे आप तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, मुख्यतः 3 भागों में। लेकिन एक इसका और भाग है जो मेरुरज्जु कहलाता है। ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क क्या काम करता है, मध्य मस्तिष्क क्या काम करता है, पश्चिम मस्तिष्क क्या काम करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। फिर क्या ऐसे उद्दीपन पेड़ पौधों में भी होते हैं उसको देखेंगे हम लोग तो आज के क्लास में। और ग्रंथियाँ कितनी होती हैं, क्या उनका, हालांकि क्लास 6-7 में हम लोग पढ़ा भी है, लेकिन उसका विस्तृत फॉर्म है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। और पेड़ पौधों से कौन कौन सा हार्मोन्स निकलता है इसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। क्या हमारा टॉपिक? मानव मस्तिष्क। ठीक है। ह्यूमन जो है मस्तिष्क के बारे में। तो मानव मस्तिष्क के बारे में अगर हम देखें तो एक ऐसा ग्राही तंत्र है, जैसे कंप्यूटर आप देखे होंगे, उसको किसने बनाया? मानव ने ही बनाया है। तो कंप्यूटर में सीपीयू होता है, अगर उस सीपीयू को हटा दिया जाए कंप्यूटर से तो वो कितना कार्य करेगा? बताइए तो। क्या कार्य कर सकता है सीपीयू अगर कंप्यूटर से हटा दिया जाए? नहीं कर सकता है। या लैपटॉप है और उसका अगर मदरबोर्ड है वो हटा दिया जाए, कितना कार्य करेगा? नहीं कर सकता है। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में मस्तिष्क है। अगर मस्तिष्क का भाग जो है हमारे शरीर में न रहता तो फिर से वही हाल हो जाती जैसे हम लोग समझते हैं कि कंप्यूटर सीपीयू के बिना रहता है। ठीक है, वही चीज़ है। तो जो चूंकि मस्तिष्क इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूरे शारीरिक नियंत्रण उसी से होता है। क्यों उसी से होता है? क्योंकि उसी में पाए जाने वाले कुछ ऐसे जो है ग्रंथियां हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम लोग देखेंगे, पीयूष ग्रंथि, वो क्या करता है, तो वो उससे निकलने वाला जो हार्मोन्स होता है पूरे शरीर को, अलग अलग जो हार्मोन्स होते हैं, ग्रंथियां, तो उनको नियंत्रित करता है। हार्ट की जो गति होती है नियंत्रित होती है, सोचने समझने की क्षमता जो होती है वो विकसित होती है। तो इसलिए मस्तिष्क जो है, जो माइंड है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस पर हम लोग चलें मानव मस्तिष्क के बारे में। तो शरीर का एक मुख्य समन्वय केंद्र होता है मस्तिष्क में, जो सकेंद्रीय होता है। पूरी सूचनाएं जाके वहाँ पे क्या होती है, मस्तिष्क में पहुँचती हैं, अलग अलग उद्दीपनों के द्वारा जाके वहाँ पे पहुँचाई जाती है मेरुरज्जु की सहायता से। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अगर आपसे पूछेगा, पहला पॉइंट तो ये आपसे फैक्ट हो गया कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसका बना होता है, ये आपसे अगर पूछे
आपसे अगर पूछे ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बना होता है, किसका बना होता है, तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु का बना होता है। किसका किसका, मस्तिष्क का और मेरुरज्जु। मेरुरज्जु यहाँ पीछे वाला भाग होता है माइंड का, जो ये सबसे निचला भाग है जिसपे ये अड़ा हुआ है पूरा खोपड़ी, उसी को मेरुरज्जु कहा जाता है। ठीक है, तो मेरुरज्जु और मस्तिष्क से मिलकर क्या बनता है, हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है, मुख्य रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब इसमें दो तरह की क्रियाएं होती हैं, कौन कौन, एक होता है ऐच्छिक क्रिया और एक होता है अनैच्छिक क्रिया। तो ऐच्छिक क्रिया कौन होता है, जिसपे हमारा नियंत्रण हो सके, वह होता है ऐच्छिक क्रिया। और जैसे पैर चलाना, हाथ चलाना, ये सारी चीजें, लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सब, तो जिसपे हमारा नियंत्रण हो सके वो होता है ऐच्छिक क्रिया। और एक ऐसी क्रिया होती है जिसपे हमारा नियंत्रण न हो सके, जैसे अनैच्छिक क्रिया। तो अनैच्छिक क्रिया जैसे छींकना हो गया, या मुख्य रूप से हार्ट की गति हो गई, या फेफड़े की गति हो गई, फ्लोटिंग बोन्स की गति हो गई, तो ये सब कैसी क्रियाएं हैं, अनैच्छिक क्रियाएं हैं। तो जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं मुख्य रूप से उसको अगर देखा जाए तो मस्तिष्क क्या करता है, पेशियों तक संदेश भेजकर तब करवाता है, मस्तिष्क ही उस पर क्या करता है, नियंत्रण करता है ऐच्छिक क्रियाओं का। दूसरी अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से तो क्या बोला जाता है, ऐच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क। और दूसरी जो है वो कौन सी क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया। तो अनैच्छिक क्रियाओं को मुख्य रूप से कौन करता है, तो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जैसे मस्तिष्क में तीन भाग होता है मुख्य रूप से। तो मैंने पहले बताया कि तीन भाग होते हैं, एक अग्र मस्तिष्क होता है, एक मध्य मस्तिष्क होता है, एक पश्चिम मस्तिष्क होता है। तो मस्तिष्क में कितने भाग होता है, तीन भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो देखिए ये है हमारा अग्र मस्तिष्क, जो आगे वाला भाग है, जो सोचने समझने का काम करता है, थिंकिंग करने का काम करता है, अग्र मस्तिष्क हो गया। ये मुख्य रूप से कौन सा हो गया, मध्य मस्तिष्क हो गया। और ये लास्ट वाला जो पॉइंट हो गया, ये हो गया आपका पश्चिम मस्तिष्क। तो जो पश्चिम मस्तिष्क है ना, वो बहुत ही संग्राही होता है। मुख्य रूप से अग्र मस्तिष्क क्या करता है, सोचने समझने का काम करता है। प्रमस्तिष्क ये अग्र मस्तिष्क का ही भाग है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये प्रमस्तिष्क का भाग होता है। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पीयूष ग्रंथि जो होती है, अगर उसकी बात कर दी जाए कि पीयूष ग्रंथि किस में होती है, तो देखिए यहाँ पे पीयूष ग्रंथि है, तो पीयूष ग्रंथि यहाँ पे पांस में होती है मुख्य रूप से। ठीक है, अब ये मध्य मस्तिष्क है, ये मेरुरज्जु है। तो जो पीछे वाला पार्ट होता है ना मस्तिष्क का, वो ज्यादा ग्राह्य होता है। अब देखिए इस पे अगर किसी का चोट लग जाता है, पश्चिम मस्तिष्क पे अगर चोट लग जाता है तो उसका बचना असंभव होता है। जैसे ब्रेन हेमरेज हो जाए, ये सारी चीजें हो जाती हैं, तो इस पे बचना क्या हो जाता है, असंभव हो जाता है। ठीक ना, तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है मुख्य रूप से। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग देखें कि जैसे मैंने बताया कि मस्तिष्क मुख्य रूप से काम क्या करता है। तो जो मस्तिष्क का जो पहला पार्ट है, यानी जो आगे वाला पार्ट है, अग्र मस्तिष्क जिसको कहा जाता है, वो क्या काम करता है, सोचने समझने का काम करता है। तो अग्र मस्तिष्क मुख्य रूप से क्या काम करता है, सोचने समझने का काम करता है। आ रहा समझ में। ठीक वैसे ही विभिन्न ग्राही संवेदी आवेग जो है वो भी कहाँ पहुंचते हैं, अग्र मस्तिष्क में पहुंचते हैं। तो जैसे सूंघना, सूंघना, देखना, ये सारी विशिष्टकृत जो प्रक्रियाएं होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, वो आपके अग्र मस्तिष्क वाले पार्ट में ये जाके घटित होती हैं। घटनाएं विशिष्टकृत कार्य करता है, अग्र मस्तिष्क ही कार्य करता है। ठीक है, तो ये चीज आपसे पूछा सकता है, ये सुनना हो गया, सूंघना हो गया, देखना हो गया, ये सब कौन से पार्ट होता है, किस पार्ट का, मतलब मस्तिष्क के किस पार्ट का काम होता है, तो अग्र मस्तिष्क का काम होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इस जितने भी ऐच्छिक पेशियां जो गति करती हैं वो अग्र मस्तिष्क उस पर नियंत्रण करता है। जैसे हमारे पैरों का चलना, ये सारी चीजें, तो किसका नियंत्रण होता है, इस पे अग्र मस्तिष्क का नियंत्रण होता है। ठीक है, फिर भोजन का पाचन, सांस लेना या भोजन पाचन के लिए सोचना, याद करना, ये सारी चीजें जैसे हम लोग पढ़े थे, मैंने बताया था जब हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने बताया था कि हिचकी क्यों आती है। तो उसमें यहाँ पे इपिग्लोट्स होता है, इपिग्लोट्स में एक ही ढक्कन होता है जो दोनों ओर खुलता है। एक तो जो पार्ट होता है आपके लंग्स का उसमें, और दूसरा जो क्या बोला जाता है, मुख्य रूप से जो जिसमें भोजन जाता है यानी अमाशय वाला, उसमें। ठीक है, अब वो जब आप सोचने लगते हैं भोजन करते समय, तो वो दूसरी तरफ खुल जाता है, तो फेफड़े में जाता है, तो फेफड़ा क्या करता है, उसमें से भेजता है। ठीक है, तो भेजता है, तो वो मुख्य रूप से एक काम। फिर पुतली के आकार में जो परिवर्तन होता है, ये सारी जो चीजें होती हैं, या जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, तो अनैच्छिक क्रियाओं में मस्तिष्क में कौन सा भाग, मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं का प्रयोग करता है, मतलब नियंत्रण करता है, तो मस्तिष्क में स्थित जो मेड्यूला होता है ना, मेड्यूला द्वारा नियंत्रण होता है।
जो मेड्यूला होता है उससे रक्त दाब, ब्लड प्रेशर, लार आना, ये सारी क्रियाएं किससे नियंत्रित होती हैं? आपके जो मध्य सॉरी पश्च मस्तिष्क है, पश्च मस्तिष्क के बाद जो होता है क्या होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है उसके द्वारा नियंत्रित होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखेंगे आप। आगे देखिए, ऊतक रक्षित कैसे होता है, यानी मुख्य रूप से ऊतकों का यानी मस्तिष्क का रक्षा कैसे होता है? तो मुख्य रूप से जो क्या बोला जाता है मस्तिष्क है, वो हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। और ये हड्डियों के बॉक्स होते क्या हो, यह हड्डियों के बॉक्स होते कैसे हैं या क्या है? तो एक खोपड़ी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें ये अवस्थित होता है मुख्य रूप से, जो बाह्य जो है प्रयाघात से क्या करता है? रक्षा करता है मुख्य रूप से। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखेगी। फिर मेरुरज्जु की रक्षा के लिए क्या होता है? तो मेरुरज्जु की रक्षा के लिए कशेरुकी या रीढ़ की हड्डी होती है। तो रीढ़ की हड्डी या कशेरुकी क्या करती है? मेरुरज्जु की रक्षा करती है। और प्रघात अवशोषक से रक्षा कौन करता है? आपका खोपड़ी करता है मस्तिष्क का। ठीक है, ये रक्षा करता है। ठीक है, अगला क्या है? तंत्रिका ऊतक कैसे कार्य करती है? तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क में हम लोग देखते हैं उसका जो है मुख्य इकाई क्या है? न्यूरॉन है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9th वाले जो एनसीईआरटी पढ़ रहे थे हम लोग बायोलॉजी, उसमें हम लोगों ने कवर किया हुआ है इसको। तो मुख्य रूप से जितनी पेशीय गतियां होती हैं, विद्युत आवेग होता है, विद्युत आवेग मतलब शरीर के अलग अलग भागों से जो आवेग पहुंचता है मस्तिष्क पे, ये किसके द्वारा? तो जो उद्दीपन होते हैं उनके द्वारा पहुंचता है विद्युत आवेग, और मस्तिष्क पर तंत्रिकाओं पे पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा भी है। आगे हम लोग चलते हैं इसी क्रम में, आगे चलते हैं। तो है क्या? पादपों में समन्वय, यानी पेड़ पौधों में, जैसे मनुष्य में समन्वय के लिए, जंतु में समन्वय के लिए हमने बताया था कि ब्लड पाया जाता है, शिराएं होती हैं, या फिर से आपके क्या होते हैं? मुख्य रूप से शिरा जो होती है वो होती है, और क्या पाया जाता है ब्लड के लिए? धमनी होती है। ठीक वैसे पेड़ पौधों में हम लोग पढ़े थे जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? वो जो वाटर होता है, जड़ों से पानी जो है शीर्ष स्थान तक, पत्तियों तक ले जाना, ये सब किसका काम है? जाइलम ऊतक का काम होता है। उसे फ्लोएम का क्या काम होता है? जैसे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं। तो उस स्टार्च को पूरी, चूंकि पेड़ पौधे भी तो बहुकोशिकीय हैं, तो उनके सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम कौन करता है? आपका फ्लोएम करता है, वो फ्लोएम का काम है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। तो ठीक वैसे ही पादपों में समन्वय के लिए क्या पाया जाता है? उद्दीपन होता है। पादपों में क्या होता है? उद्दीपन होता है। जैसे देखे होंगे छुई मुई का पौधा, छुई मुई के पौधे में देखेंगे जैसे ही आप स्पर्श करेंगे तुरंत मुरझा जाएगा, और जैसे आप छोड़ देंगे फिर वैसे सही हो जाएगा। इसका मतलब उसमें भी उद्दीपन काम करते हैं, जो मुख्य रूप से क्या करते हैं? उसको वृद्धि को, और मुख्य रूप से दो तरह के उद्दीपन इसमें दर्शाते हैं। पादप में दो भिन्न प्रकार की गतियां होती हैं, एक वृद्धि पर आश्रित होती है और दूसरा वृद्धि से मुक्त होती है। तो इसको याद रखिएगा। और उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया करने के लिए, जैसे जैसे छुई मुई के पौधों को जैसे है तुरंत टच किया जाता है, तुरंत वो हो जाती हैं, कवर कर लेती हैं, तो उसमें गति जो मोशन होता है वो वृद्धि से संबंधित नहीं होता, ये बताने का प्रयास कर रहा है। अब इसमें मुख्य रूप से याद रखने वाला चीज जो क्या है वो हम लोग देखेंगे। इसमें होता है आपका मुख्य रूप से, जैसे मटर के पौधे का अगर देखें तो मटर के पौधे पर देखें क्या होता है? लताएं जो होती हैं वो ऊपर चढ़ती हैं, तो स्पर्श के लिए संवेदनशील होता है। जैसे स्पर्श होता है वैसे वो संवेदनशील हो जाता है। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं इसमें पेड़ पौधों में। तो ये सब वृद्धि की अनुक्रिया जो होती है, या गुरुत्वाकर्षण वाला जो भाग है, ये भी प्रभावित करता है मुख्य रूप से इनसे। तो ये सारी चीजें ये पेड़ पौधों में होती रहती हैं। और भी पेड़ पौधों में होता है जो क्या बोला जाता है, जो हार्मोन्स जैसे मनुष्य में होता है, ठीक पेड़ पौधों में भी होता है। जैसे अगर हम लोग देखेंगे आगे, तो आगे अगर देखें हम लोग तो क्या देखा जाएगा कि इसमें जो बहुकोशिकीय जंतु होते हैं उनके नियंत्रण और समन्वय के लिए क्या होता है? हार्मोन्स मुख्य रूप से नियंत्रण और समन्वय करता है। ठीक वैसे पेड़ पौधों में पहला हार्मोन्स क्या है? ऑक्सिन। इसको याद रखिएगा, ऑक्सिन। जब वृद्धि करता पादप प्रकाश को संसूचित करता है, इन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होने लगती है, किसके कारण होती है? ऑक्सिन हार्मोन्स के कारण होती है। और ऑक्सिन पाया कहाँ जाता है? पेड़ पौधों में। तो पेड़ पौधों के उस भाग में पाया जाता है जहां प्रकाश नहीं पहुंचता है। यानी इसका मतलब आपसे ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन पादप हार्मोन्स है, तब क्या बताएंगे? ऑक्सिन है। अब कह देगा निम्न में से कौन जंतु हार्मोन्स नहीं है, तो ऑक्सिन जो है जंतु हार्मोन्स नहीं है। ऑक्सिन का कहाँ पाया जाता है? तो छाया वाले क्षेत्र में पाया जाता है, जिधर छाया होती है, यानी धूप जो होता है, जहाँ प्रकाश होती है, वहां उस वाले क्षेत्र में ऑक्सिन हार्मोन्स नहीं होता है। सीधी सी बात है। ठीक है, तो पहला हार्मोन्स आप याद रखेंगे कौन सा? ऑक्सिन हार्मोन। तो अग्रभाग में
होता है जहाँ संश्लेषण होता है वहाँ पे, ठीक। यह कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। तो पेड़ पौधों की कोशिकाओं की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन्स, ऑक्सीन हार्मोन्स को ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद से ऑक्सीन हार्मोन्स के बाद अगर चलेंगे तो और भी हार्मोन्स आपको दिखाई देंगे कौन कौन से। तो दूसरा है एक हार्मोन्स आपका जिबरेलिन। दूसरा कौन सा है पादप हार्मोन्स, जिबरेलिन है, इसको याद रखिएगा। तो जिबरेलिन का क्या काम है कि यह तने की वृद्धि करता है। पेड़ पौधों में तने की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन्स उत्तरदायी है, ऐसे पूछ सकता है प्रश्न। तो पेड़ पौधों में तना की वृद्धि के लिए उत्तरदायी जो हार्मोन्स है उसका नाम है जिबरेलिन। कौन सा है, जिबरेलिन है। तो जिबरेलिन क्या करता है, वह पेड़ पौधों में तना की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, सहायक होता है। फिर तीसरे प्रकार का जो है हार्मोन्स पेड़ पौधों में वो होता है साइटोकाइनिन। क्या होता है, साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोशिका विभाजन के लिए यह प्रेरित करता है, कोशिका विभाजन को तीव्र करता है। इसका मतलब ज़्यादा पेड़ पौधों को, ज़्यादा प्लांटेशन को, ज़्यादा बीजों को उत्पादन करने के लिए इस किसका प्रयोग किया जाता है, साइटोकाइनिन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो साइटोकाइनिन मुख्य रूप से कोशिका विभाजन को क्या करता है, प्रेरित करता है। तो पादप हार्मोन्स के 3 उदाहरण हम लोग देखें, फल और बीज में ज़्यादा सांद्रता में पाया जाता है। तो ऑक्सीन था, दूसरा जिबरेलिन है, तीसरा साइटोकाइनिन है, सब पादप हार्मोन है। और पादप में यानी पेड़ पौधों में एक और भी चीज पाया जाता है, एफसीसिक अम्ल है। ये चौथा पॉइंट नोट कर लीजिएगा, कौन सा अम्ल, एफसीसिक अम्ल। ये एफसीसिक अम्ल क्या करता है, मुख्य रूप से वृद्धि का स्तंभन करने वाले हार्मोन्स का एक उदाहरण है। यानी पत्तियां जो मुरझा जाती हैं पेड़ पौधों की, तो पेड़ पौधों की जो पत्तियां मुरझाती हैं वो किसके कारण मुरझा जाती है, ऐसा प्रश्न बन सकता है। ये पेड़ पौधों में जो पत्तियां मुरझा जाती हैं वो किसके कारण, एब्सिसिक अम्ल जो होता है उसके कारण। तो पेड़ पौधों में देखिए हमने पढ़ा क्या क्या चीज, ऑक्सीन पढ़ा, जिबरेलिन पढ़ा, उसके बाद से साइटोकाइनिन पढ़ा, उसके बाद से एब्सिसिक अम्ल पढ़ा। तो ये 4 हार्मोन्स कहाँ पे होते हैं, पेड़ पौधों में ही पाए जाते हैं, जंतु हार्मोन से नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला चीज देखिए, आगे हम लोग देखेंगे जंतु हार्मोन। इन जंतुओं में कौन कौन से हार्मोन्स का स्रावण होता है उसके बारे में। तो इससे पहले हम लोग देखें कि जंतु हार्मोन्स निकलते कहाँ से हैं। तो निकलते कहाँ से हैं, ग्लैंड से। ग्लैंड से, ग्लैंड क्या होता है, ग्रंथियां होती है। क्या होता है, ग्रंथियां होती है। अब ये ग्रंथियां 2 तरह की होती है, कौन कौन, एक अंतःस्रावी ग्रंथि, एक बाह्यस्रावी ग्रंथि। ये ग्रंथियां कितनी टाइप की होती हैं, 2 टाइप की होती हैं, एक अंतःस्रावी ग्रंथि, एक बाह्यस्रावी ग्रंथि। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनसे हार्मोन्स का स्रावण होता है। और मुख्य रूप से एक और ग्रंथि है जिसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, जैसे अग्नाशय पैनक्रियाज जो हो गया, तो वो कौन सा ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। तो उससे दोनों स्रावण होता है, हार्मोन्स का भी और एंजाइम का। जैसे आपको पता है कि जो अग्नाशय है उसके बीटा सेल से क्या होता है स्रावण, इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है, जो क्या करता है, इंसुलिन का स्रावण अगर कम हो जाए तो डायबिटीज हो जाता है। टाइप 2 प्रकार का जो डायबिटीज है वो इंसुलिन प्रभावित होता है तभी होता है। और टाइप 1 प्रकार का जो डायबिटीज होता है वो सीधे अग्नाशय में जो बीटा सेल होता है वो जो प्रभावित होता है, वो जेनेटिक होता है, वो अनुवांशिक होता है। तो वो जब प्रभावित होता है तब वह प्रभावित हो जाता है, यानी तब जब बीटा सेल ही प्रभावित हो गया तो इंसुलिन का स्रावण होगा नहीं, तो इंसुलिन जाके मिलेगा नहीं, तो क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल या जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा को नियंत्रित नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पे डायबिटीज टाइप 1 वाला हो जाता है। टाइप 2 वाला जो उम्र बढ़ने के साथ या लाइफ स्टाइल जो चेंज है, वर्क ना करना, वर्कआउट या भोजन जो खाद्य फूड्स वगैरह जो खा रहे हैं ले रहे हैं उसके चलते हो जाता है। क्योंकि जो ये मुख्य रूप से बीटा सेल इसमें प्रभावित नहीं होता है बल्कि इंसुलिन ही प्रभावित हो जाता है। तो इंसुलिन जब कम हो जाता है तो भी डायबिटीज हो जाता है, ठीक है। तो वो मिश्रित ग्रंथि है। तो ग्रंथियां मैंने बताया कि 2 तरह की ग्रंथियां, एक अंतःस्रावी ग्रंथि, एक बाह्यस्रावी ग्रंथि। अब एक जो है एक्सेप्शनल मिश्रित ग्रंथि है, क्या है, अग्नाशय है, पैनक्रियाज है, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, रसायन या हार्मोन्स क्या होता है, एक प्रकार के ऐसे रसायन होते हैं जो जंतुओं में सूचनाओं का संचारण का काम करते हैं। जंतुओं में सूचनाओं का संचारण का काम करता है, जैसे लड़ना, दौड़ना, एकांतर क्रियाएं, ये सारी चीजें देखा जाए तो मुख्य रूप से कौन करता है, ये हार्मोन्स के कारण। तो आगे देखिए, जैसे इसमें अगर देखा है तो दिया है आपके एनसीईआरटी में, तो इसको अगर ध्यान से देख सकते हैं, कह रहा है कि यदि गिलहरी के शरीर अभिकल्पित तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा केवल विद्युत आवेग पर आश्रित होगा तो आगामी क्रिया करने के लिए प्रशिक्षित ऊतकों का परिसर सीमित होगा। कोई मतलब नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिया है एक ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, ये हम लोग पढ़े, पूरा ग्रंथि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है पीछे। अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड, अंग्रेजी इसका है एड्रिनल ग्लैंड, क्या है, एड्रिनल ग्लैंड।
अधिवृक्क ग्रंथि। तो अधिवृक्क ग्रंथि से जो किडनी के ऊपर पाया जाता है, गुर्दा जो वृक्क है उसके ऊपर पाया जाता है। तो अधिवृक्क की जो ग्रंथियां होती है ना, उससे एक हार्मोन्स निकलता है। वो हार्मोन्स कौन है? एड्रेनलिन हार्मोन है। कौन हार्मोन? एड्रेनलिन हार्मोन। तो एड्रेनलिन हार्मोन पूछेगा कहाँ से स्राव होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से। कैसी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि। कंट्रोल भी किसके द्वारा ये ग्रंथि का हार्मोन्स का हो सकता है? पीयूष ग्रंथि से। इसलिए पीयूष ग्रंथि आकार में छोटा है, लेकिन उसको काम के आधार पर मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है। और मनुष्य के सहित जंतुओं में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एड्रेनलिन क्या करता है? ये हार्मोन्स का काम क्या है? तो काम क्या है? शरीर सीधा रुधिर में स्रावित हो जाता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, और मुख्य रूप से हृदय सहित या लक्ष्य अंगों या विशेष ऊतकों पर कार्य करने का काम करता है। जैसे हृदय की धड़कन जब बढ़ जाती है ताकि हमारे पेशियों की अधिक ऑक्सीजन की क्या हो? आपूर्ति हो सके। ठीक। तो ये सारी चीज़ों में इसका काम होता है। ठीक है। तो इसको फिर जैसे श्वसन फेफड़े जो में जो होता है, फेफड़ा जो गति करते हैं, मैंने बताया था डायफ्राम के द्वारा, और जो फ्लोटिंग बोन्स होती हैं, पसलियाँ होती हैं, उनके द्वारा। तो उनके पेशी में संकुचन से क्या होता है? श्वसन दर भी बढ़ जाता है, और श्वसन दर जब बढ़ जाता है तो ये सभी अनुक्रिया मिलकर जंतु शरीर को इस स्थिति से निपटने के लिए क्या करती हैं? तैयार करती हैं। तो जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग है, जो हमारे शरीर में नियंत्रण समन्वय का दूसरा मार्ग है। तो मैंने पहले ही बताया कि अंतःस्रावी ग्रंथि है, सीधा आपको फैक्ट यही है। एड्रिनल ग्लैंड, इससे निकलता है एड्रेनलिन हार्मोन, वृक्क के ऊपर होता है, गुर्दा के ऊपर होता है। मुख्य रूप से क्या करता है? त्वचा में रुधिर की आपूर्ति जब कम हो जाती है तो अंग धमनियों जो है, धमनियां जब सिकुड़ जाती हैं तो उस समय ये काम करता है। डायफ्राम, पसलियां, ये सारी चीज़ों को मुख्य रूप से काम करता है। अब देखते हैं जंतु हार्मोन का कार्य क्या है। ठीक है। तो मुख्य रूप से कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो जैसे हम लोग पढ़े भी थे, जो आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, या कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो मुख्य रूप से जनन क्रिया में भाग लेते हैं, ये हम लोग पढ़े ही थे। टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स होते हैं। तो वैसे ही एक हार्मोन्स है थायरॉक्सिन हार्मोन, इसको याद रखिएगा। या थायरॉक्सिन हार्मोन आवर्टू ग्रंथि से निकलता है। अब आवर्टू हिंदी में नाम है, अंग्रेजी में इसको थायराइड ग्रंथि कहा जाता है। तो आपसे यह भी पूछ सकता है, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? गले में होती है। किस आकार की होती है? कैपिटल एच आकार की होती है। अंग्रेजी के कैपिटल एच के आकार की होती है थायराइड ग्रंथि, गले में होती है। और इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन। अब यह हार्मोन जो है कब प्रभावित होता है? जब आयोडीन ना हो। ठीक है। तो इसमें घेघा नामक रोग पहले हो जाता था, अब क्या होता है? नमक में ज़्यादा आयोडीन मिलाया जा रहा है, तो आजकल जो है ये रोग देखने को कम मिल रहा है। ठीक है। तो ये आपके लिए प्रश्न यहाँ से बन सकता है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन, और आयोडीन से संबंधित है, इसकी कमी से घेघा रोग हो जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे देखिए, तो ये काम क्या करता है? थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का उपापचय करता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से इसका काम है थायरॉक्सिन का। ठीक, तो थायरॉक्सिन कहाँ होता है? गर्दन, बहुत फूली हुई गर्दन, जैसे मैंने बताया घेघा रोग यहाँ पे होता है। ठीक है। उसके बाद अगर देखें बौना या लंबा होना, ये कौन सा हार्मोन्स के कारण होता है? तो पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि कहाँ होता है? अग्र मस्तिष्क में होता है, और छोटे मटर के दाने के समान होता है। आकार के आधार पर बहुत छोटा है, लेकिन कार्य के आधार पर सबसे बड़ा है, इसीलिए मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला जो हार्मोन्स होता है वो कैसा हार्मोन स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन से। पूछ सकता है कि वृद्धि हार्मोन्स किस ग्रंथि से? पीयूष ग्रंथि से। कहाँ पे होता है? मस्तिष्क में ये होता है पीयूष ग्रंथि, मटर के दाने के समान। तो इससे क्या होती है? वृद्धि हार्मोन से शरीर की वृद्धि और विकास को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है। अगर बाल्यावस्था में इस हार्मोन्स की, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन से इसकी कमी हो जाए तो क्या हो जाता है? बौनापन हो जाता है मुख्य रूप से। ठीक है, बाल्यावस्था में अगर बच्चों में पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन है उसकी कमी हो जाए, जो वृद्धि हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि से निकलता है, तो बच्चों में बौनापन हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर आगे जैसे जैसे आप बड़े होंगे, यौन अवस्था में जाएंगे, तो नर में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है, ये हम लोगों ने विस्तृत रूप से पढ़ा है पिछले क्लासों में। और मादा में क्या होता है? एस्ट्रोजन होता है, इसका भी स्राव होता है। तो इसका भी कंट्रोल कौन करता है? पीयूष ग्रंथि करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर डायबिटीज़ वाला तो हम बताया ही है, इंसुलिन का इंजेक्शन वगैरह सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें, शर्करा का भाग बढ़ जाता है, तो ये सब चीज़ें। तो इंसुलिन क्या करता है? मुख्य रूप से शर्करा जो होता है, यानी जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके स्तर को क्या करता है? शरीर में नियंत्रित करता है।
ठीक है, ग्लूकोज या शर्करा कार्बोहाइड्रेट के स्तर को नियंत्रित करने का काम करता है। तो बढ़ जाता है जब, तो क्या होता है, डायबिटीज़ हो जाता है। तो इसको नियंत्रित कौन करता है, इंसुलिन करता है। तो डायबिटीज़ मैंने बताया ही अभी, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इंसुलिन के बारे में मैंने बता ही दिया सारी चीज़ें पहले ही। आगे देखिए, थोड़ा सा ये शार्ट में है, इसको देख लीजिए। वृद्धि हार्मोन्स कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, पीयूष ग्रंथि से। सभी अंगों को वृद्धि के लिए भी उत्प्रेरित करता है, शरीर की वृद्धि के लिए भी जरूरी है। दूसरा है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए, उपापचय के लिए, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन उसके लिए। इंसुलिन जो है वो कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है, बीटा कोशिका से, अग्नाशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। रक्त में, ब्लड में शर्करा के स्तर को नियमन करता है, नियंत्रित करता है। फिर टेस्टोस्टेरोन जो है मेल से निकलता है, मेल के वृषण से निकलता है, ठीक है, लैंगिक जनन के लिए। फिर अंडाशय से जो फीमेल्स होती हैं उससे क्या निकलता है, एस्ट्रोजन निकलता है। और मादा लैंगिक अंगों का विकास या मासिक चक्र जो होता है, मंथली साइकिल से जो होता है, उसके लिए उसका नियंत्रण करता है कौन, ये अंडाशय से निकलता है एस्ट्रोजन। अगला है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन कहाँ से निकलता है, अभी हम लोगों ने देखा है, ब्रिक से निकलता है। फिर मोचक होता है, हार्मोन्स होता है, सब कहाँ से, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले ये सारे हार्मोन्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग देख लिए। ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न थे उसको, कौन कौन से ये प्रश्न है और इसका आंसर क्या होगा। जैसे पहला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है, यह पूछ सकता है प्रश्न, इसका उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है, बताइए कौन सा पादप हार्मोन्स है। देखिए, साइटोकाइनिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से। तो मनुष्य के या जंतु के अग्नाशय से निकलता है इंसुलिन, तो ये तो हो गया जंतु हार्मोन। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से निकलता है, तो ये भी तो जंतु हो गया। एस्ट्रोजन फीमेल से निकलता है, जो जीव जंतु होते हैं, मतलब फीमेल का मतलब मनुष्य, मनुष्य वाला जो फीमेल है, ठीक। तो जंतु ये हो गए, जंतु हार्मोन्स हो गए। साइटोकाइनिन क्या है, यही एक प्रकार का ऐसा है जो कैसा हार्मोन है, पादप हार्मोन है। तो इसका कौन सा आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस तरह से। अगला प्रश्न क्या है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, उसको एक्सान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्सान कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क क्या काम करता है, वही पूछ रहा है। मस्तिष्क उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है मस्तिष्क भाई, सोचने के लिए, हृदय का स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो क्यों उत्तरदायी है मस्तिष्क, क्यों उत्तरदायी है बताइए, मस्तिष्क उत्तरदायी क्यों है। मस्तिष्क उत्तरदायी है, सोचने के लिए भी है, हृदय स्पंदन के लिए भी, हृदय की गति को स्पंदन कराने के लिए, स्पंदन जो होता है उसके लिए भी, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो ये रहा हमारा चैप्टर आज का, यह चैप्टर आज समाप्त हुआ। कल अगला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। इस क्रम में 2-3 और चैप्टर बचा हुआ है क्लास 10 के एनसीईआरटी का, उसको हम लोग समाप्त करेंगे। और उसके बाद से हम लोग मिलेंगे फिर फिजिक्स वाली क्लास में, फिर पॉलिटी जो है एनसीईआरटी हम लोग शुरू करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।